नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वृद्धि एवं विकास से संबंधित अध्ययन हम कर रहे हैं। कल हमने वृद्धि एवं विकास का अर्थ, विशेषता एवं इसके पदों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो वृद्धि एवं विकास का अंतर एवं इसके सिद्धांतों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, वृद्धि और विकास में मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो कल भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि एक मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि मात्रात्मक कैसे होती है कि हम वृद्धि को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना आदि, इनको हम महसूस तोल माप सकते हैं, अर्थात उनकी मात्रा का हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो वृद्धि होती है। विकास विकास में ये दोनों चीजें समाहित होती हैं, अर्थात वृद्धि से हम माप भी सकते हैं और इसको महसूस भी करते हैं। जैसे बालक के अगर भार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, साथ साथ उसकी एज भी बढ़ रही है, उसमें परिपक्वता भी आ रही है, उसमें समझ भी आ रही है, उसमें चिंतन, समझ, सोचने समझने की योग्यता आदि का भी विकास हो रहा है, तो वो चीज के इसमें आएगी, विकास में आएगी। अगला, वृद्धि में वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि जन्म से लेके या भ्रूणावस्था से लेके किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है और किशोरावस्था तक वो स्थिर हो जाती है, जबकि विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग केवल शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसका परिवर्तन किसके लिए किया जाता है? शारीरिक परिवर्तन के लिए किया जाता है, जबकि विकास का एकीकृत विकास होता है। एकीकृत का मतलब है सभी पक्षों को लेकर विकास चलता है। वृद्धि अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि इसका मूल्यांकन किया जाता है। अभिवृद्धि का संबंध संरचना से होता है, जबकि विकास का संबंध संरचना प्लस कार्य से होता है। तो ये मुख्य रूप से इसके सिद्धांत अंतर हैं दोनों में, वृद्धि एवं विकास में। देखिए, इसमें मात्रात्मक होती है, किशोरावस्था तक होती है, केवल शारीरिक परिवर्तन के लिए तय होता है, इसका मापन किया जाता है और इसका संबंध संरचना से होता है। जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक होता है, ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध सभी पक्षों से होता है, एकीकृत होता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है और इसका संबंध संरचना एवं कार्य दोनों से होता है। अब इसके बाद बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है सतत एवं निरंतर सतत, निरंतर, अनवरत विकास का सिद्धांत, अर्थात लगातार चलने वाला सिद्धांत। और इसको प्रतिपादन किया है हरलॉक के द्वारा। हरलॉक के द्वारा इसे प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, अर्थात जीवन भर बालक का विकास निरंतर, अनवरत रूप से, जिसमें कभी कोई भी रुकावट नहीं आती है, लगातार चलता रहता है। दूसरा है विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, अर्थात विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समान रूप से ना चलकर कभी उसमें तेजी आती है या फिर कभी उसमें मंद गति से विकास होता है। जैसे 0 से 2 वर्ष तक के बालक में विकास सबसे तेज होता है। 0 से 2 वर्ष तक के बालक में विकास सबसे तेज होता है, जबकि बाल्यावस्था में
बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। फिर किशोर अवस्था में विकास तेज हो जाता है। अर्थात इसमें विकास की गति में कभी मंद कभी तेज भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। एक समान रूप से विकास नहीं चलता है। इसके बाद विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत से मतलब है बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात सबसे पहले सिर का विकास होगा, सबसे पीछे सबसे लास्ट में पैरों का विकास होगा। इसको हम मस्तकोन्मुखी विकास भी कहते हैं। मस्तकोन्मुखी विकास भी कहते हैं। अर्थात सबसे पहले सिर का विकास होता है और उसके सबसे बाद में हाथ एवं पैरों का विकास होता है। इसके बाद केंद्र से दूर का सिद्धांत। इसे हम प्रॉक्सिमैटिक्सल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसे अंदर से बाहर का सिद्धांत या निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहले हमारे अंदर की जो सेंटर है उसका सबसे पहले विकास होता है और फिर उसके बाहरी अंगों का विकास होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले विकास होगा तथा अन्य हड्डियों का बाद में विकास होगा। इसके बाद सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसमें बच्चा शुरुआत में सभी अंगों का प्रयोग बाद में अंग विशेष का प्रयोग करता है। अब इसमें क्या है कि बालक जैसे जन्म लेता है और कुछ महीने बाद 5-6 महीने बाद बालक पूरे शरीर का प्रयोग करके किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका वृद्धि होती है विकास होता है वो एक एक अंग पर अपना नियंत्रण रखना सीखता है। जैसे किसी चीज को पकड़ रहा है पहले पूरे शरीर से पकड़ेगा, फिर हाथ या पैरों की सहायता से पकड़ेगा, फिर उंगलियों से पकड़ेगा। मतलब धीरे धीरे वो अपने अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इस पर लागू होता है। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में सबसे पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग, फिर उसके अंगों का या उनके भागों का प्रयोग, फिर अंग के भाग का और फिर संपूर्ण अंग का एकीकरण कर लेता है। जो मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले एक संपूर्ण अंग का प्रयोग करेगा, फिर अंग के जो भाग हैं उस भाग का प्रयोग करेगा और उसके बाद भाग के संपूर्ण भागों पर वो नियंत्रण करना सीख जाएगा और फिर उनका एकीकरण करेगा। इसके बाद वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत में विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। वातावरण अर्थात D बराबर H गुणा E। तो वातावरण एवं वंशानुक्रम का मेल होने पर विकास संभव हो पाता है। अर्थात दोनों का संयुक्त रूप से विकास का पूर्व संगठन होता है। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत में विकास अद्वितीय होता है, विकास अनोखा होता है और विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है अर्थात पर्सनल होती है। विकास सभी से अलग होता है, एक दूसरे का समान रूप से ना होकर सबका विकास अलग अलग होता है।
इसके बाद पूर्वानुमेय का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम वृद्धि एवं विकास को देखकर उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके बाद वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास पूर्व अनुभवों को जोड़ते हुए वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय। अब वर्तुलाकार होता क्या है? देखिए, वर्तुलाकार इस तरीके से होता है, इस तरीके जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल की तरह वर्तुलाकार सिद्धांत होता है। अर्थात पहले तीव्र गति से बढ़ेगा विकास, फिर थोड़ा मंद पड़ेगा, उसमें परिपक्वता आएगी, उसके बाद फिर बढ़ेगा, फिर मंद गति से बढ़ेगा। इस प्रकार जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल की तरह वर्तुलाकार होता है। तो वर्तुलाकार का सिद्धांत इस तरीके से लागू होता है। इस अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत में विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यदि एक पक्ष का विकास अच्छा होगा तो दूसरे पक्ष का भी विकास अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से परस्पर संबंध का विकास का सिद्धांत इस पर लागू होता है। अगला है वेदात्मक विकास का सिद्धांत। वेदात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें अंतर, हम दोनों में अंतर कैसे कर सकते हैं? जैसे लड़कों की तुलना में लड़कियों का या लड़कियों में जल्दी परिपक्वता आती है, तो इस प्रकार से वेदात्मक सिद्धांत इस पर लागू होता है। विकास एक एकीकृत एवं स्वीकृत रूप में होता है, विकास एकीकृत एवं स्वीकृत रूप में होता है। अब इसके बाद ये तो प्रमुख रूप से हो गए हमारे सिद्धांत, विकास के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, विकास के प्रमुख सिद्धांतों को एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं। सतत सतत निरंतर अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, केंद्र से दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, पूर्वानुमेय का सिद्धांत, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वेदात्मक विकास का सिद्धांत। अब इसके बाद विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से दो कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला वंशानुक्रम को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या होता है? देखिए, वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये इनकी परिभाषा है, वंशानुक्रम हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसके बाद वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो जन्म के समय नहीं, जन्म के 9 माह पहले उपस्थित विशेषताएं आ जाती हैं। अर्थात वंशानुक्रम में वो सभी सारी बातें आ जाती हैं हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की, जो हमारी गर्भकाल से ही विशेषताएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसके बाद जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम क्या है कि हम हमारी शारीरिक मानसिक जो भी विशेषताएं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है, तो वो वंशानुक्रम कहलाएगा। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम कैसे स्थानांतरित करते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे चलती है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया दोनों प्रकार से, मातृकोश और पितृकोश, दोनों से संयुक्त रूप से होती है और इसे हम बोलते हैं संयुक्त उत्पादक कोश। संयुक्त उत्पादक कोश में 23 मातृकोश से होते हैं और 23 जीन पितृकोश से होते हैं। तो संयुक्त रूप से दोनों के मिला के कितने होते हैं? 46 जीन होते हैं।
इसके बाद अगर एक ऊपर या एक नीचे हो जाता है तो इसमें बीमारी होने की संभावना रहती है। जैसे 45 अगर है तो उसमें टनल सिंड्रोम नाम की बीमारी होगी और ये बीमारी केवल लड़कियों में पाई जाती है। इस बीमारी के होने पर लड़कियों की बुद्धिलब्धि 30 से 40 तक रह जाती है और उनकी बांझ महिलाएं वो कहलाती हैं। और एक अगर ये 46 नहीं 47 है, 47 होते हैं तो वो डाउन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है और डाउन सिंड्रोम लड़कों में होता है जो कि मंगोलिज्म मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं और इनकी बुद्धिलब्धि 30 से 40 होती है। अब इन क्रोमोसोम्स की विसंगति कैसे होती है? या तो एक्स वाई वाई हो जाता है या फिर एक्स एक्स वाई, एक कम या एक ज्यादा हो जाता है। अब देखिए इसमें एक्स वाई वाई होगा तो इसमें पुरुष अपराधी बन जाता है। अगर एक्स एक्स वाई होता है तो देखने में पुरुष जैसा लेकिन वह अपरियायी होता है। आनुवंशिक की मूल इकाई या भाग जो होता है वो क्या होता है? जीन या जीन्स उसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम की प्रक्रिया चलती है। इसे आप 1 से 2 बार पूर्ण रूप से देखिए क्योंकि इसमें से काफी बार प्रश्न बन चुके हैं। अब इसके बाद देखिए वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम, पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? बीजमैन ने। बीजमैन ने दिया है और इसका प्रयोग किस पे किया है? चूहे पर इसका प्रयोग किया है और इनके अनुसार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बीज कोश क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगला है समानता का नियम। समानता का नियम, समानता का नियम सोरेनसन के द्वारा दिया गया है और इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं ठीक वैसे ही संतान पाई जाती है। इसके बाद अगला नियम है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम डार्विन एवं लेमार्क के द्वारा दिया गया है। इसमें माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न गुण बालक में पाए जाते हैं। इसमें प्राकृतिक वर्ण चयन का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया। वातावरण में जीवन संघर्ष है, यहाँ वही जीवित रह सकता है जो योग्य है, अर्थात योग्यतम जीवित रह सकता है, ऐसा डार्विन एवं लेमार्क के द्वारा कहा गया। तो इसमें भिन्नता के नियम में माता पिता के गुणों से कुछ भिन्न गुण भी बालक में या उनकी संतानों में पाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम ये लेमार्क के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में विशिष्ट शारीरिक योग्यता आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरण हो जाती है। अब देखिए माता पिता का जो अर्जित गुण है वो संतान में स्थानांतरित हो रहा है तो ये सिद्धांत या ये नियम लागू होगा। इसके बाद वर्ण संकर वंश सूत्रों या प्रभाव या वियोग का नियम और ये किसने दिया है? मेंडल ने। अब देखिए मेंडल वर्ण संकर वस्तु हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। जो उसका मौलिक स्वरूप है उसी में वो अग्रसित रहेगी। इसमें इन्होंने उद्यान मटर का प्रयोग किया। उद्यान मटर का प्रयोग किया। इसके बाद वायोमेट्री का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा वायोमेट्री का सिद्धांत दिया गया। उनके अनुसार वंशानुक्रम में पूर्वजों का प्रभाव क्रमिक रूप से घटते हुए रूप में पड़ता है। इस सिद्धांत में फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि वंशानुक्रम में पूर्वजों का प्रभाव क्रमिक रूप से घटते हुए रूप में पड़ता है, अर्थात नाना नानी माता पिता या फिर उनके भी पूर्वज उनका जैसे घटते हुए रूप में
पड़ता है उनका प्रभाव। इसके बाद अगला है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये किसने दिया है? मेंडल ने। मेंडल ने विपरीत गुणों का पाए जाना। अब प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुणों का संतान में पाया जाना प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, दोनों में विपरीत बिल्कुल गुण थे। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम के हम नियमों के बारे में जाने। पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम, दूसरा है समानता का नियम, तीसरा है विभिन्नता का नियम, चौथा है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, पांचवा है वर्ण संकर का नियम, छठवां है वायोमेट्रिक का सिद्धांत, सातवां है प्रत्यागमन का नियम। अब इसके बाद आगे वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम का किस किस पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ेगा वंशानुक्रम का। जैसे माता पिता होंगे, संतान की शारीरिक संरचना ठीक उसी प्रकार से होगी। जैसे कार्ल पियर्सन ने इसके संबंध में बताया है। कार्ल पियर्सन ने लंबाई, रंग आदि का उदाहरण दिया है। जैसे माता पिता का जैसा रंग होगा वैसा ही संतान का रंग पाया जाएगा। माता पिता की अगर लंबाई छोटी या बड़ी है तो संतान की भी लंबाई छोटी या बड़ी पाई जाएगी। इसके बाद मानसिक विकास का प्रभाव, इसमें मुख्य रूप से मार्टिन कालिकॉक ने अध्ययन किया। मार्टिन कालिकॉक ने अध्ययन किया और इसमें बताया कि मानसिक विकास का विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद व्यावसायिक योग्यता पर बल। व्यावसायिक योग्यता पर बल, केटल ने इस पर अध्ययन किया। इसके बाद सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। सामाजिक स्थिति का अध्ययन विंशिप के द्वारा किया गया। सामाजिक अध्ययन का प्रभाव विंशिप के द्वारा किया गया। इसके बाद चरित्र व मान्यता पर प्रभाव। मान्यता नहीं, महानता। चरित्र एवं मान्यता पर प्रभाव, और इसका जो अध्ययन किया है वो डगडेल, ज्यूक आदि प्रभावों का अध्ययन किया। अब इसके बाद मूल शक्तियों का प्रभाव। मूल शक्तियों पर प्रभाव, मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, और ये क्लार्क के द्वारा किया गया। प्रमुख रूप से ये क्लार्क के द्वारा किया गया। तो ये वंशानुक्रम का हमारे शरीर, मानसिक विकास, व्यावसायिक योग्यता, सामाजिक स्थिति, चरित्र पर प्रभाव या मूल शक्तियों पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद अगला प्रभाव आता है वातावरण से संबंधित। वातावरण से संबंधित आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा आज की क्लास में मैटर है। वातावरण का प्रभाव। वातावरण के प्रभाव में जे.एस. रॉस के अनुसार वातावरण वह वायु शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जे.एस. रॉस के अनुसार क्या है? वातावरण वह वायु शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।
जिस वर्ड के अनुसार वातावरण वह शक्ति है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। अर्थात वातावरण क्या है? एक वह शक्ति है जो किसी अन्य वातावरण को घेरे हुए है और उसका सीधा प्रभाव हम पर डालती है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आ जाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आ जाते हैं जो जन्म से बालक जन्म से प्रभावित होता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वातावरण के अंतर्गत वे सभी तत्व आ जाते हैं जिनके द्वारा बालक जन्म से प्रभावित होता है। बोरिंग, लैंगफील्ड व अन्य के अनुसार जीन्स के अलावा प्रत्येक वस्तु वातावरण है। इनसे जीन्स क्या है? वंशानुक्रम से संबंधित है। अगर उसको छोड़ दें तो जो जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है वो सभी वातावरण है। वॉटसन के अनुसार आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा। अब देखिए ये वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वॉटसन का, कई बार एग्जामों में भी आ चुका है। मुझे आप एक बच्चा दे दो या और आप जो कहेंगे वो मैं उस बच्चे को बना दूंगा। किसके आधार पर? वातावरण के आधार पर। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम आत्मा है जबकि शरीर वातावरण है। बीज वंशानुक्रम है और धरती वातावरण है, ऐसा वुडवर्थ के का है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक बराबर महत्वपूर्ण है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वातावरण एवं वंशानुक्रम एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक, अब हमने मुख्य रूप से कौन कौन से पढ़े हैं? वंशानुक्रम पढ़ा है और वातावरण पढ़ा है। अब मुख्य रूप से अन्य कारक कौन कौन से हैं? जैसे लिंग का प्रभाव। लिंग के प्रभाव में जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास जल्दी होता है और तीव्र गति से होता है। बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि का विकास जितना अच्छा होगा उतना ही उसमें अच्छी बुद्धि पाई जाएगी। और उसका जैसे किसी की बुद्धि अगर अच्छी है तो उसका संपूर्ण विकास उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव में जैसे पीयूष ग्रंथि के द्वारा लंबाई को मैनेज करना, लंबाई ज्यादा या कम होना। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का संबंध तनाव, चिंता व उत्तेजना से होना। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का संबंध शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंध इसका होना। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जैसे संवेगात्मक विकास से इसका संबंध होना। इसके बाद एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, इसका संबंध लैंगिक विकास से होना। तो इन सभी का संबंध कैसे? अंतःस्रावी ग्रंथियों का संबंध विकास से भी होता है। इसके बाद जन्म क्रम का प्रभाव, जन्म क्रम का प्रभाव, इसका मध्यम जन्म क्रम के बालक का विकास अच्छा होता है प्रथम की अपेक्षा। अब इसमें क्या है कि हमारे जैसे किसी के 3 बच्चे हैं, अब दूसरे वाले बच्चे का सबसे अच्छा होगा बजाय पहले वाले के, इसका प्रभाव विकास पर पड़ता है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारकों में जैसे रुचि, आदत, आकांक्षा, मनोवृत्ति आदि का संबंध मनोवैज्ञानिक से। बालक की आकांक्षा का स्तर जानना, रुचि के जानना, आदत जानना, मनोवृत्ति जानना, इन सभी का संबंध विकास से होता है। इसके बाद सामाजिक कारक, सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में परिवार, कैसा परिवार है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार है तो आपस में सहयोग की भावना कैसी है, इनका इसका संबंध सीधा सीधा बालक के विकास पर पड़ता है। विद्यालय,
विद्यालय का वातावरण कैसा है, सिनेमा सिनेमा इन सभी का संबंध सामाजिक विकास से संबंधित होता है। तो आज हमने मुख्य रूप से विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिटेल से पढ़ा है। देखिए इसमें क्या कौन-कौन से कारक हैं, लिंग का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्म क्रम का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक आदि कारक हैं। तो आप इनको 1 से 2 बार लगातार पढ़िए। अगली क्लास के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।